डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। भोपाल में कांग्रेस की किसान महाचौपाल में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। राहुल ने यूएस इंडिया ट्रेड डील पर पीएम मोदी पर कॉम्प्रोमाइज करने का लगाया आरोप। राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की किताब का जिक्र कर कहा, जब चीन को जवाब देने का वक्त आया तब पीएम गायब। केरल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा दांव। मोदी कैबिनेट ने केरल का नाम केरलम किए जाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। झारखंड सरकार का बजट पेश। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेश किया 1,58,560 करोड़ रुपए का बजट। जारी रहेगी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। झारखंड में खोले जाएंगे 100 पीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। कैंसर के इलाज के लिए बजट में 200 करोड़ का अलग से प्रावधान। छत्तीसगढ़ सरकार का बजट पेश। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1,72,000 करोड़ का बजट। छत्तीसगढ़ में 23 नए उद्योग खुलेंगे। सिरपुर में रिवर फ्रंट मेडिटेशन सेंटर बनेगा। कर्मचारियों का कैशलेस इलाज होगा। कांग्रेस ने कहा, बजट में किसानों, युवाओं और आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर केरलम किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केरल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे राज्य की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को मजबूती मिलेगी। इससे पहले केरल विधानसभा ने आधिकारिक तौर पर राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित कर दिया था। राज्य सरकार और स्थानीय लोगों का तर्क है कि मलयालम भाषा में केरल को केरलम ही कहा जाता है, इसलिए आधिकारिक दस्तावेजों और संविधान में भी ये नाम होना चाहिए। अब इसी पर कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने नाम बदलने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस फैसले के बाद राज्य की पहचान को उसकी मूल भाषा के करीब लाने का रास्ता साफ हो जाएगा। बता दें कि केरल का नाम बदलने की मांग नई नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य का नाम बदलने के फैसले ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है और इसे आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी ओर चुनाव से ठीक पहले इस तरह के बड़े बदलाव को मंजूरी देना केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम माना जा रहा है। कैबिनेट ने जो महत्वपूर्ण फैसले लिए आज, उसमें सबसे पहला फैसला लिया है केरला का नाम परिवर्तन करके केरलम। दूसरा, गोंदिया से जबलपुर रेलवे लाइन को डबल करने का। तीसरा, बिहार में पुनरक से किऊल 3rd और 4th लाइन रेलवे की। चौथा, घमरिया से चांदिल झारखंड में है 3rd और 4th लाइन। फिर श्रीनगर में नया इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट टर्मिनल। अहमदाबाद मेट्रो का एक्सटेंशन। पावर सेक्टर के एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन लिया गया है और रॉ जूट के एमएसपी का निर्णय लिया गया। आज पहली बैठक में 12,236 करोड़ रुपए के फैसले प्लस 2 बड़े पॉलिसी डिसीजंस और रेजोल्यूशन लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज भोपाल में पार्टी द्वारा आयोजित किसान महाचौपाल में किसानों को संबोधित किया। ये चौपाल भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के विरोध में आयोजित की गई। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, पहली बार लोकसभा में नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया, मुझे बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की किताब का जिक्र किया और सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, किताब में नरवणे जी ने साफ लिखा कि जब चीन में के टैंक हिंदुस्तान की बाउंड्री के अंदर आ रहे थे तो उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और उनसे पूछा मेरा ऑर्डर क्या है। राहुल ने कहा कि जब चीन को जवाब देने का वक्त आया तब पीएम मोदी गायब हो गए। यूएस इंडिया ट्रेड डील का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान और अमेरिका का जो समझौता है वो 4 महीने से रुका हुआ था। क्यों रुका था? कृषि की वजह से। हिंदुस्तान की सरकार नहीं चाहती थी कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां सोया, कपास, भुट्टा हिंदुस्तान में बेच पाए, दाल हिंदुस्तान में बेच पाए। यहाँ का कोई किसान राजनेता नहीं चाहता और हिंदुस्तान की सरकार भी नहीं चाहती थी।
4 महीने चर्चा बंद पड़ी थी। प्रेसिडेंट्स एड्रेस होता है, उसमें हर साल राष्ट्रपति का भाषण होता है और उसके बाद पहला स्पीकर ऑपोजिशन का एलओपी होता है। ये हर साल हुआ है। हिंदुस्तान के इतिहास में इस साल पहली बार लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। झारखंड की हेमंत सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज झारखंड विधानसभा में बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट का आकार 1,58,560 करोड़ रुपए का है। ये बजट हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा इकोनॉमिक रोड मैप है, जिसे अबुआ दिशोम बजट भी कहा जाता है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट को जनहितैषी बताया है। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, ये बजट गरीबों के आंसू पोंछने और आम जनता के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला साबित होगा। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए भी बड़ी रकम का प्रावधान किया है। बता दें, मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति महीने मिलता है। सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए कितना बजट रखा है? वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि सरकार ने आधी आबादी और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सबसे बड़ा वित्तीय प्रावधान किया है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और उनके पोषण और सर्वांगीण विकास के लिए बजट में 22,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। ये राशि महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में मील का पत्थर साबित होगी। झारखंड सरकार ने बजट में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए 200 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए 16,251 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है। बजट भाषण के दौरान एक महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य भर में 100 पीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। राधाकृष्ण किशोर ने बजट में ऐलान किया कि झारखंड में कुल 5 बालिका आवासीय विद्यालय बनेंगे। बजट का मकसद राज्य के ओवरऑल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को तेज करना है। राज्य सरकार ने खर्च की इफेक्टिवनेस और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए हाउस में एक आउटकम बजट, जेंडर बजट और चाइल्ड बजट भी पेश किया है। आज छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना बजट पेश किया। विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए संकल्प थीम के साथ विकास का रोड मैप रखा। बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की गई। वहीं 18 साल पूरे होने पर बच्चियों को 1.5 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 23 नए उद्योग खुलेंगे और 5 प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम भी खोले जाएंगे। रायपुर के कालीबाड़ी क्षेत्र में 200 बिस्तरों वाला मदर चाइल्ड हॉस्पिटल और चिरमिरी में जिला अस्पताल के निर्माण का प्रावधान किया गया है। वहीं बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बस सेवा शुरू करने के लिए 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं और अबुझमाड़ जगरगुंडा क्षेत्र में 2 एजुकेशन सिटी स्थापित की जाएंगी। बजट भाषण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री को विस्तार से बजट बताने पर टोका, जबकि पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बजट सुनते सुनते थक गए। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बजट को मायाजाल बताया। महंत के मुताबिक बजट में किसानों, युवाओं और आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। हमारी थीम संकल्प है। संकल्प के माध्यम से हमने समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड तथा पॉलिसी से परिणाम तक जैसे विषयों को प्रमुखता से शामिल किया है। हमारा यह बजट यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। हमारी सरकार मिशन मोड में काम करने पर यकीन रखती है। इसके लिए हमने 5
मुख्यमंत्री मिशन बनाए गए हैं, जिसमें पहला है मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, दूसरा मुख्यमंत्री एआई मिशन, तीसरा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन। सिंगापुर में मीडिया से बात करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सोमवार से मंगलवार तक यूपी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1 लाख करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अब तक 60,000 करोड़ के एमओयू हो चुके हैं। से अब तक जो हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इनमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के अभी प्राप्त हुए हैं, जिनमें 60,000 करोड़ के एमओयू हमारी जो टीम है इन्वेस्ट यूपी के साथ में अब तक यहां पे संपन्न हो चुके हैं। अभी हम यहां के अन्य इंडस्ट्री लीडर्स के साथ हमारी मीट अभी निरंतर जारी है और फिर देर रात्रि में हम लोग फिर यहां से जापान के लिए रवाना होंगे। हरिद्वार कुंभ मेला 2027 के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। इस राशि से 34 प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम तेज होगा और लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर सड़क, घाट, पेयजल, सुरक्षा और अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की इस मदद से कुंभ की तैयारियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के सहयोग पर प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि यह सहायता कुंभ मेला 2027 को दिव्य, भव्य और सुव्यवस्थित बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि कुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक परंपरा और सामाजिक एकता का वैश्विक पर्व है। राज्य सरकार के मुताबिक केंद्र से मिली राशि से सड़क, पुल, घाट, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। सीएम ने बताया कि उन्होंने पहले प्रधानमंत्री से विशेष वित्तीय सहयोग का अनुरोध किया था, जिस पर केंद्र ने सकारात्मक निर्णय लेते हुए ये धनराशि जारी की है। प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र को लेकर बलरामपुर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। पूर्व अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह और अधिवक्ता जेपी श्रीवास्तव ने प्रमाण पत्र की वैधता पर सवाल उठाए हैं। पत्रकार वार्ता में कहा गया कि जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति को मामले की सुनवाई का अधिकार है। शिकायतकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने अधिनियम 2013 के तहत समिति के अधिकार का हवाला दिया। समिति ने विधायक को 17 मार्च की अगली सुनवाई में सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। प्रेस वार्ता में यह भी दावा किया गया कि प्रमाण पत्र में पिता के स्थान पर पति का नाम दर्ज है और इसे अनुच्छेद 341 के तहत जारी बताया गया, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 342 लागू होता है। वक्ताओं ने कहा कि उनकी आपत्ति जाति पर नहीं, बल्कि कथित रूप से गलत तरीके से बने प्रमाण पत्र पर है। लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी विवाद ने नया रूप ले लिया है। ऐतिहासिक लाल बारादरी मस्जिद को सुरक्षा और जीर्णोद्धार के कारण बंद करने के बाद छात्रों के बीच तनाव बढ़ गया है। पहले मुस्लिम छात्रों ने बाहर नमाज पढ़ी और इफ्तार किया, तो अब हिंदू संगठनों और छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है। इस बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने नमाज पढ़ने वाले 13 छात्रों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि लाल बारादरी एक संरक्षित पुरातात्विक संरचना है जो एएसआई के दायरे में आती है। हाल ही में इमारत की स्थिति खराब होने और निर्माण फेंसिंग कार्य के चलते इसे बंद कर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा के लिए किया गया है ताकि कोई दुर्घटना न हो, लेकिन छात्रों का एक गुट इसे रमजान के दौरान नमाज रोकने की साजिश बता रहा है और बारादरी खोलने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरा गुट सुरक्षा कारणों से इसे बंद रखने का समर्थन कर रहा है। रविवार को मुस्लिम छात्रों ने लाल बारादरी के बाहर नमाज अदा की और इफ्तार किया। कुछ हिंदू छात्रों ने उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए मानव श्रृंखला बनाई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक बनी। लेकिन सोमवार को स्थिति उलट गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों से जुड़े छात्रों ने लाल बारादरी के सामने हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया। इस दौरान नारे लगाए गए और पुलिस से हल्की झड़प भी हुई। छात्र प्रॉक्टर ऑफिस के बाहर धरना दिया गया। मंगलवार को भी दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। आशियाना हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 49 वर्षीय मानवेंद्र प्रताप सिंह की नृशंस हत्या के मामले में गिरफ्तार बेटे अक्षत प्रताप सिंह को पुलिस ने वारदात के बाद घर पर लाकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली।
मौके पर सीन रिक्रिएट कराकर पुलिस ने ये समझा कि हत्या कैसे की गई और शव के टुकड़ों को किस तरह ठिकाने लगाया गया। पुलिस को मौके से कई अहम सबूत भी हाथ लगे हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी बेटे ने पहले अपने पिता मानवेंद्र प्रताप सिंह को लाइसेंसी असले से गोली मारी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने शव के हाथ और पैर काट दिए। कटे हुए हाथ पैरों को पिता की ही कार में रखकर काकोरी क्षेत्र में फेंकाया, जबकि शव के धड़ को घर में रखे नीले ड्रम में छुपा दिया। पुलिस ने उस नीले ड्रम से शव का धड़ बरामद किया गया। पुलिस ने ड्रम को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही घर से तेजाब और अन्य केमिकल भी बरामद किए गए हैं। हत्या में इस्तेमाल किया गया लाइसेंसी असला और शव के टुकड़े करने में प्रयोग किए गए धारदार हथियार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ जारी है और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि हत्या के पीछे की असली वजह क्या थी और इस वारदात में किसी और की भूमिका तो नहीं। ये थाना आशियाना का मामला है। इसमें 20 तारीख को एक गुमशुदगी के बारे में सूचना मिली थी कि श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो जिनकी उम्र 49 साल है, वो अपने घर से गुमशुदा हैं। इसके लिए पुलिस लगातार इसके लिए जांच पड़ताल कर रही थी। इस क्रम में आज पता चला है कि उनका जो पुत्र है अक्षत प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ क्षत विक्षत कर किया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है और उससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। मौके पे जो फोरेंसिक की टीम है वो आ गई है, वो साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। झारखंड में एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया। रांची से दिल्ली जाने के क्रम में एक एयर एम्बुलेंस चतरा जिला के सिमरिया थाना क्षेत्र के करमाटांड गांव के पास स्थित जंगल में क्रैश हो गया। सोमवार शाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी से इस मेडिकल विमान का संपर्क टूट गया था। जानकारी के अनुसार रांची से दिल्ली के लिए उड़ा मेडिकल एम्बुलेंस एयरक्राफ्ट रडार से गायब हो गया। विमान में मरीज और उसके परिजन, एक डॉक्टर और एक मेल नर्स समेत कुल 7 लोग सवार थे। चतरा के उपायुक्त कीर्ति श्री ने बताया, एयर एम्बुलेंस में सवार सभी 7 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो गई। ये लोग थे विवेक विकास भगत, पायलट सबराजदीप सिंह, पायलट संजय कुमार, मरीज की पत्नी अर्चना देवी, परिजन धुरू कुमार, परिजन विकास कुमार गुप्ता, डॉक्टर सचिन कुमार मिश्रा, नर्स। सोमवार शाम 7:11 पर रांची से दिल्ली के लिए उन्होंने उड़ान भरी थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रांची से दिल्ली जा रहा ये एयर एम्बुलेंस एक निजी विमान है। बीचक्राफ्ट B9L ने रांची से सोमवार शाम 7:11 पर उड़ान भरी थी। उड़ान के दौरान 7:34 पर अटाली के पास विमान से संपर्क टूट गया। क्रैश की घटना सामने आने के बाद रात 8:05 पर रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि RCC को सक्रिय कर दिया गया था। एयर एम्बुलेंस के क्रैश होने की सूचना स्थानीय नागरिकों से सूचना मिलने के बाद चतरा जिला की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर राहत व बचाव के काम में लग गई। देर रात ही मरने वालों की सूचना कंफर्म की गई। एयर एम्बुलेंस में जिस मरीज को लेकर रांची से दिल्ली ले जाया जा रहा था, उनकी पहचान लातेहार के चंदवा निवासी संजय कुमार के रूप में हुई है। संजय रांची के देवकमल हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनके साथ अर्चना देवी, धुरू कुमार नामक 2 परिजन थे। इसके अलावा पायलट की पहचान कैप्टन विवेक विकास भगत और कैप्टन सबराजदीप सिंह के रूप में हुई है। रोजी रोटी की तलाश में 7 समंदर पार गया देवरिया का एक मजदूर आज सऊदी अरब की जेल में बंद है। सऊदी अरब की जेल में बंद उसके परिवार का दावा है कि विदेशी कानूनों की पूरी जानकारी न होने के कारण वो कानूनी उलझनों में फंस गया। करीब 1 साल से सलाखों के पीछे बंद इस मजदूर की घर वापसी के लिए परिजन, स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके हैं। देवरिया मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर बरियारपुर थाना क्षेत्र का छोटा सा गांव मधोपुर। हमारी टीम जब वहां पहुंची तो एक साधारण सा जर्जर टूटा फूटा मकान बयां कर रहा था उस मजबूरी की कहानी। कच्ची छत और मिट्टी का चूल्हा, टूटी दीवारें और खामोश आंगन जो बिना कुछ कहे सब कुछ बयां कर रहे थे। यहीं का रहने वाला बैरिस्टर केवट अपने परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करने और बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाने का सपना लिए सऊदी अरब में मजदूरी करने गया था। लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि वो वहां एक कानूनी मामले में फंस गया और पिछले करीब 1 साल से जेल में बंद है।
परिवार का कहना है कि विदेशी नियम कानून की जानकारी न होने के कारण ये स्थिति पैदा हुई। अब मामले से जुड़े जुर्माने के तौर पर लाखों रुपए की मांग की जा रही है, जो इस गरीब परिवार के लिए असंभव सा है। बैरिस्टर की 2 बेटियां और एक बेटा है। पिता की गैर मौजूदगी में बच्चों की पढ़ाई बंद हो चुकी है। परिवार को खाने के लाले पड़े हुए हैं। घर की महिलाएं दिहाड़ी मजदूरी कर किसी तरह परिवार का गुजारा चला रही हैं। परिवार की आंखों में चिंता है और उम्मीद भी है कि शायद सरकार उनकी आवाज सुने। परिजन मांग कर रहे हैं कि सरकार कूटनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप करे, भारतीय दूतावास के जरिए कानूनी सहायता दिलाए और उसे सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक चौंकाने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शादी के बाद ससुराल आई एक दुल्हन ने दूल्हे के साथ रहने से इनकार कर दिया। दुल्हन अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद करने लगी। मामला इतना बढ़ गया कि दुल्हन और दूल्हा दोनों पुलिस थाने पहुंच गए, जहां पुलिस मामले को सुलझाने में लग गई। दरअसल राठ कोतवाली क्षेत्र के बुधौलियाना मोहल्ले निवासी धर्म की शादी बिलरक गांव की रहने वाली मिथिलेश के साथ हुई थी। शादी समारोह की सारी रस्मों के साथ दुल्हन मिथिलेश विदा होकर ससुराल आ गई, लेकिन पहले ही दिन दुल्हन ने दूल्हे के साथ रहने से मना कर दिया। इसके बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे। कई घंटों तक पंचायत हुई, जिसके बाद पुलिस ने आपसी सुलहनामा करवाकर दोनों पक्षों को वापस अपने घर भेज दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।